गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कल सैटरडे को अपने 2 पॉइंट कर लिए थे कंट्रोलिंग के प्रोसेस के। फर्स्ट वन था सेटिंग अप स्टैंडर्ड और दूसरा था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने जब आपको शॉर्ट में बताया था तब बताया था कि पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, फिर दोनों में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। एट दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एंड डेविएशन आर फाइंड आउट। डेविएशन कैन बी 2 टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। In controlling process, it is important to know the causes of the deviation, means the actual performance is more, but it is not less important to know about the causes of positive deviation. Positive deviation means the actual performance is more than the standard work. If the information received regarding the actual performance being more than the standard, the corrective action can be help to improving the efficiency of the future. इस लाइन का मीनिंग है कि ये नहीं कि अगर आपके पॉजिटिव डाइवेशन आ गए तो आपको कारण पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। कारण फिर भी पता लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, जिससे हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो देखिए, जैसे स्टैंडर्ड डिसाइड किया 10 यूनिट, 10 की 10 यूनिट बनी तो ज़ीरो डाइवेशन, 10 की बजाय 8 यूनिट बनी तो नेगेटिव डाइवेशन, और 10 की बजाय अगर 12 यूनिट बनी तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव डाइवेशन कहलाएगा। इस स्टेप पे आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिर इन एनालिसिस किया जाता है इन डाइवेशन का। इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, if nothing is needed to be done, the work will continue as usual, the actual performance will be measured and remaining process will be complete. Contrary to, if the standard could not be achieved, answer will be next question to have be found. अगर स्टैंडर्ड को आपने प्राप्ति कर लिया है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हमारी डाइवेशन ही क्या आई है, ज़ीरो। हमने जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था हमने उतना अचीव कर लिया, तो हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। बट अगर स्टैंडर्ड अचीव नहीं होता तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इज़ डाइवेशन एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का नंबर मतलब वो स्वीकार्य है। ये भी डाइवेशन जैसे मान लो 5-7 यूनिट इधर उधर हुई हैं हज़ारों यूनिट्स में, तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ बिलो द स्टैंडर्ड बट द डाइवेशन इज़ एक्सेप्टेबल, मीनिंग देयर इज़ डाइवेशन इज़ नॉट सीरियस दैट नीड्स करेक्टिव एक्शन, यानी कि इतनी सीरियस नहीं है कि हमें उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना पड़े। नथिंग इज़ टू बी डन एंड वर्क विल गो एज यूजल। तो अगर डाइवेशन ऐसी है जिसको आप एक्सेप्टेबल है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वर्क वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फाउंड होता है इफ़ डाइवेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो अंतर आया है, मान लीजिए अंतर आ जाता है 100 यूनिट का, तो वो अंतर बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। वो क्या, इस स्टैंडर्ड इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे दैट नथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस, द कोज ऑफ डाइवेशन विल बी लोकेटेड, आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन टू वर्क विल बी progress. Contrary to it, if standard is already fixed is found to be wrong, answer will be next question will have to be found. यानी कि जब अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड में तो कोई नहीं है, कॉजेज़ के कारणों का पता लगाया जाता है, उसके करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। और अगर आपके स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, काउंट्री का मतलब अगर, मतलब कि इसके अपोजिट, अगर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे अगर वो गलत हैं तो आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड्स को दोबारा से क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर एंड प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, दोबारा से स्टैंडर्ड करना पड़ता है। तो एनालिसिस ऑफ डाइवेशन में 4 क्वेश्चन है जो एक के बाद एक आते हैं। पहला है इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, यानी कि स्टैंडर्ड अगर प्राप्त कर लिया है तो कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को वैसे ही कंटिन्यू करो। डाइवेशन इज़ एक्सेप्टेबल, अगर डाइवेशन एक्सेप्टेबल है यानी कि अगर 5-7 यूनिट इधर उधर हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको कुछ करेक्टिव एक्शन की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर डाइवेशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो स्टैंडर्ड अगर सही डिसाइड किए गए थे अगर, तो ठीक है, फिर आपको कारणों का पता लगाना है, करेक्टिव एक्शन करना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ही गलत थे तो फिर आपको स्टैंडर्ड्स को क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। डाइवेशन टॉलरेंस लिमिट, डाइवेशन आर एग्जामिन इन लाइट प्री डिटरमाइंड डाइवेशन टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस का मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें कि हम कितना सहन कर सकते हैं, होता है ना कि मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, होता है ना ये चीज़ें कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं होता। बट इफ़ दे क्रॉस द लिमिट दे शुड बी रिपोर्टेड टू द हायर लेवल विदाउट एनी डिले। अगर डाइवेशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर है तो हायर अथॉरिटीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन अगर वो हायर लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें हायर लेवल मैनेजर को ज़रूर बताना चाहिए विदाउट एनी डिले। तो इसके लिए दो प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। According to the principle, those activities should be determined in very outset which have an important role to play the ensuring the actual work performance according to the plan. की रिलेटेड एरियाज़ के नाम से इन्हें जाना जाता है। मतलब कि अगर ऐसी एक्टिविटी जो किसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हम उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और इस एनालिसिस को क्या, इस रिज़ल्ट को क्या कहा जाता है, क्री रिज़ल्ट एरिया कहा जाता है। इट मीन्स manager should be involved in should not be involved in small significant activities but should pay attention to those activities where unfavorable result can cause of heavy loss of enterprise। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब क्या है कि मैनेजर को छोटी छोटी एक्टिविटी जो इनसिग्निफिकेंट यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको पूरी अटेंशन कहाँ पे करनी चाहिए, उन एक्टिविटीज़ की तरफ पे करनी चाहिए कि जिनका रिज़ल्ट अगर गलत निकल आएगा तो एंटरप्राइज़ को क्या होगा, हैवी लॉस होगा। तो ये है आपका कि पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये देखा जाता है विच हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द फर्म। यानी कि आपको ये देखना है कि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस में कौन से पॉइंट, कौन से एरिया ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन एरियाज़ में मैनेजर को अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए मैनेजर शुड टेक करेक्टिव एक्शन वेयर देयर इज़ ए एक्सेप्शनल डाइवेशन। एक्सेप्शनल डाइवेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सीमा से ज़्यादा हो जाती है कोई चीज़। बाय एक्सेप्शनल डाइवेशन वी मीन स्पेशली गुड और स्पेशली बैड डाइवेशन, यानी कि या तो बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की 3% बैड डेट्स हुए हैं तो एक्सेप्टेबल लेवल है, लेकिन अगर वो 3% से ज़्यादा हो जाती है तो कंसर्न मैनेजर को इसको नोटिस करना चाहिए। इन दोनों प्रिंसिपल में अंतर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर अंडरस्टूड ये देखना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना प्रॉफिटेबल है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन जो है वो डाइवेशन टेक की रिस्पेक्ट की जाती है कि जो डाइवेशन है वो किस पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा हमें उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो क्या है, टेकिंग केयर कर इम्पोर्टेंट डाइवेशन, बहुत टाइम एफर्ट सेव होता है, फोकस रहता है मैनेजर का इंपॉर्टेंट एरिया में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैंडल लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू सबॉर्डिनेट्स, हेल्प राइजिंग देयर मोरल बाय लोकेटिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्विकली, पॉसिबल लॉस कैन बी अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं डेविएशन के, ह्यूमन कॉजेज़, भाई अनसर्टेन इवेंट, ह्यूमन कॉजेज़ के कारण कुछ भी हो सकता है। चीफ होता है भाई वो काम ही अपना ढंग से नहीं कर रहे, मन लगा कर नहीं कर रहे। अनसर्टेन इवेंट हो सकता है कि रॉ मटेरियल कम रह गया, लॉकआउट्स हो गए, स्ट्राइक हो गई। अब देखो सबसे अनसर्टेन इवेंट तो हमारे यहाँ पे अब हमारे देश में चल रहा है कोरोना, जिसके कारण कितनी फैक्ट्रियाँ आपकी बंद रही हैं, कितने टाइम पीरियड तक लोगों को रोज़गार नहीं मिला, प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये तो अनसर्टेन कॉजेज़ है, इवेंट है। किसी को पता भी नहीं था कि हम अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड भी देखेंगे जिसके अंदर मतलब कि इतना बड़ा लॉकडाउन चलेगा, इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा, स्कूल्स ही नहीं खुलेंगे। आप लोगों ने कभी सोचा था कि हमारे स्कूल ही नहीं खुलेंगे? 6 मंथ हो गए। तो ये क्या है, ये अनसर्टेन इवेंट है जिसका इफ़ेक्ट बिज़नेस पर भी आता है, बिज़नेस पे आया भी है। वेरियस हैंडल्स यानी कि मशीनों में कुछ खराबी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी में रुकावटें आ जाए, रॉन्ग स्टैंडर्ड हो जाएं, जैसे सेल और प्रॉफिट या कॉस्ट के बारे में रॉन्ग स्टैंडर्ड किए जाएं, तो इन कारणों से क्या हो सकती है, डाइवेशन हो सकती है। फिर जब डाइवेशन का पता लग गया तो हमें लास्ट काम क्या करना होता है, करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। करेक्टिव एक्शन यानी कि सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। कॉजेज़ का पता लगाइए और उन कॉजेज़ को दूर करने की कोशिश कीजिए। Removing diversion in actual performance, if production has declined because the some defect in a machine, it should be immediately rectify करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को आस्क करना चाहिए कि वो ओवर टाइम करे ताकि कंपनसेट किया जा सके प्रोडक्शन के लॉस को। स्टॉपिंग रिपीटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन ए फ्यूचर में ऐसी मशीनों के साथ कोई भी दिक्कत ना आए, इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और करेक्टिव एक्शन लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर केयरफुल इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डाइवेशन, यानी कि पहले कारणों को अच्छे से जानना चाहिए तभी सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। रॉन्ग स्टैंडर्ड है तो उनको मॉडिफाई करना चाहिए। ओनली मैनेजर लेता है हु इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क।
एक्शन शुड बी इमीडिएटली, ताकि लॉस को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। इफ़ चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस इन पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स, अगर नेसेसरी है तो इसमें भी चेंज लाया जाए। तो ये है आपके करेक्टिव एक्शंस। तो ये है आपका कंट्रोलिंग का फर्स्ट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे कंट्रोलिंग का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है।